मेटाबॉलिज्म क्लास फोर्थ। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर सेकंड एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म की फोर्थ क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 7 पहलुओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोग एक पहलू इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी 6 पहलुओं के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सेकंड है विशुद्ध वसा का विखंडन अर्थात वसा अपघटन। लाइपोलिसिस वसा ऊतकों की वसा कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड लाइपेज नामक एंजाइम होता है, जो इनमें संचित विशुद्ध वसाओं ट्राइग्लिसराइड्स का निरंतर वसीय अम्लों और रुधिर में एफएफए तथा ग्लिसरॉल के रूप में वसाओं की यद्यपि बहुत थोड़ी सी मात्रा का ही लगातार संचारण होता है, फिर भी शरीर कोशिकाओं मुख्यतः यकृत कोशिकाओं ऊर्जा उत्पादन के लिए रुधिर में काफ़ी वसा ग्रहण करती हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? वास्तव में ऊतक वसा उत्पत्ति यानी कि लाइपोजेनेसिस और वसा अपघटन यानी कि लिपोलाइसिस के बहुत ही सक्रिय ऊतक होते हैं। इनमें संचित वसा का तीव्र दर से निरंतर वसा अपघटन होता रहता है, परंतु साथ ही रुधिर के एफएफए से वसीय अम्ल ग्रहण करके ये उतनी ही तीव्र दर से वसा का संश्लेषण भी करती रहती है। ओके, अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फूड टेक्नोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। वसा कोशिकाओं में वसाओं के इस सक्रिय उपापचय के कारण रुधिर में संचारित एफएफए का लगभग 4 से 6 मिनटों में और वसा ऊतकों में संचित वसा का लगभग 2 से 3 सप्ताह में पूर्ण नवीनीकृत होता रहता है। ओके, भूखमरी यानी स्टारवेशन, मधुमेह यानी डायबिटीज़ आदि असाधारण अवस्थाओं में वसा ऊतकों में वसा अपघटन की दर बढ़ जाने से रुधिर में एफएफए की मात्रा कई गुना तक बढ़ सकती है। पेशी तथा यकृत कोशिकाओं में भी संचित वसाओं का अपघटन होता रहता है, परंतु इसके फलस्वरूप बने वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल रक्त में मुक्त नहीं होते, इनका इन्हीं कोशिकाओं में उपयोग हो जाता है। अगला पहलू है अपना तीसरा पहलू, ऊर्जा के लिए वसाओं का अपचय यानी कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी। यद्यपि शरीर की सारी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्यतः ग्लूकोज का ही जारण होता है, परंतु फिर भी सामान्यतः लगभग 30 से 40% ऊर्जा वसाओं के जारण से प्राप्त की जाती है। रुधिर से कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल काइनेज नामक एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बदल देता है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऊर्जा उत्पादन की ग्लाइकोलिसिस श्रृंखला में प्रवेश करता है। यकृत कोशिकाओं में कुछ ग्लिसरॉल का उपयोग ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के संश्लेषण में भी किया जाता है। ओके, ऊर्जा के लिए वसीय अम्लों का अपघटन यानी कि डिग्रेडेशन अपेक्षाकृत जटिल और मुख्य यकृत कोशिकाओं में होता है। अन्य कोशिकाएं रुधिर में संचरित एफएफए से वसीय अम्लों के थोड़े ही अणु लेती हैं। ये अणु कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर पहले बीटा ऑक्सीकरण यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 2 कार्बन एसिटिल अणुओं यानी 2 कार्बन एसिटिल मॉलिक्यूल्स में अपघटित होते हैं। फिर सह एंजाइम ए यानी को एंजाइम ए के अणुओं से जुड़कर 2 कार्बन एसिटिल अणु एसिटिल सह एंजाइम के अणु बन जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ध्यान से। ओके, और ऊर्जा उत्पादन के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें एंटर कर जाते हैं। ओके, यकृत कोशिकाओं में भी वसीय अम्लों के अपघटन से एसिटिल सह एंजाइम के अणु बनते हैं, परंतु प्राय ये अणु क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं करते। 2-2 की जोड़ियों में संयुग्मित होकर ये एसीटोएसिटिक अम्ल के अणु बना लेते हैं। इस अम्ल से फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल तथा अल्प मात्रा में एसीटोन नामक पदार्थ भी बनते हैं। इन तीनों पदार्थों के अणुओं को कीटोन बॉडीज कहते हैं। इनके संश्लेषण की प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। एसीटोएसिटिक अम्ल तथा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल के अणुओं को यकृत कोशिकाएं रुधिर में मुक्त कर देती हैं। शरीर की अन्य कोशिकाएं शीघ्र ही इन्हें रुधिर में लेकर इनसे वापस एसिटिल सह एंजाइम ए बना लेती हैं, जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। ओके, फूड टेक्नोलॉजी चैनल को बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। फोर्थ इज फॉस्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल उपापचय यानी कि फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। चौथा पहलू है फॉस्फोलिपिड्स में वसीय अम्लों के एक या एक से अधिक अणु फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु से संयुग्मित यानी कि कॉन्जुगेटेड होते हैं, प्राय किसी नाइट्रोजनीय समाक्षर मीन्स नाइट्रोजीनियस। अगला पहलू है अपना पांचवा पहलू लाइपोप्रोटीन्स। इनका महत्व, लिपोप्रोटीन्स देयर सिग्निफिकेंस, ये अपना फिफ्थ पॉइंट है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार यकृत वसीय ऊतकों मस्तिष्क आदि की कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की अधिकांश कोशिकाएं वसा अपचय यानी फैट कैटाबॉलिज्म के लिए रुधिर से मुख्यतः ग्लिसरॉल तथा यकृत में बने कीटोन कायों और कुछ मात्रा में वसीय अम्लों को ग्रहण करती हैं। रुधिर में हर समय संचरित वसीय पदार्थों की कुल मात्रा का केवल लगभग 5 से 6% अंश ही इन पदार्थों का होता है। इससे स्पष्ट है कि कोशिकाओं द्वारा रुधिर से इन पदार्थों को ग्रहण करने की दर अति तीव्र होती है। रुधिर में हर समय संचरित वसाएं
वसीय पदार्थों की कुल मात्रा का शेष लगभग 94 से 95 94 से 95% लगभग 700 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीमीटर रुधिर अंश लाइपोप्रोटीन्स के रूप में होता है, जो कि यकृत कोशिकाओं में बनकर रुधिर में मुक्त होती रहती हैं। लाइपोप्रोटीन्स यकृत में बनी विशुद्ध वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एवं कुछ प्रोटीन्स की लगभग बराबर मात्रा के तरल मिश्रण के काइलोमाइक्रोन जैसे, परंतु इनसे काफ़ी छोटे बिंदु यानी ग्लोब्यूल्स होते हैं। इनकी विशुद्ध वसाओं को भी काइलोमाइक्रोन्स की वसाओं की भांति रुधिर केशिकाओं की एंडोथेलियमी कोशिकाओं के लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की सहायता से वसीय ऊतकों की कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। लाइपोप्रोटीन्स के शेष वसीय पदार्थों को सभी कोशिकाएं अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती रहती हैं। अगला पहलू है, छठवां पहलू, कार्बोहाइड्रेट्स से विशुद्ध वसाओं का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ट्रू फैट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रधान भोजन के पाचन के फलस्वरूप शरीर में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा पेशियों के भंडारण के बाद ग्लूकोज से बची हुई अनावश्यक मात्रा का वसा के रूप में भंडारण होता है, यानी फैट के रूप में स्टोरेज होता है। इसका वसा के रूपांतरण तो यकृत में होता है, परंतु इस प्रकार बनी वसा का भंडारण वसा ऊतकों में होता है। ओके, यकृत कोशिकाएं पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा देन ग्लूकोज से एसिटिल सहएंजाइम ए बनाती हैं। फिर इस सहएंजाइम अणुओं के 2 कार्बन एसिटिल अंशों के बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से वसीय अम्ल यानी कि फैट्स एसिड बनते हैं। अंत में इन वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के संयुग्मन यानी कॉन्जुगेटेड से ट्राइग्लिसराइड अणु यानी ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स अर्थात वसाएं बन जाती हैं। लाइपोप्रोटीन्स के जरिए ये वसाएं रुधिर में संचरित होकर वसीय ऊतकों तक पहुंच जाती हैं। ओके, सातवां और आखिरी पहलू, प्रोटीन्स से विशुद्ध वसाओं का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ट्रू फैट्स फ्रॉम प्रोटीन्स। प्रोटीन प्रधान भोजन के पाचन के फलस्वरूप शरीर में अमीनो अम्लों यानी अमीनो एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की भांति अमीनो अम्लों की भी अनावश्यक मात्रा का यकृत में वसा में रूपांतरण होता है और इस वसा का ऊतकों में भंडारण होता है। यकृत कोशिकाओं में पहले अमीनो अम्लों का अमीनोहरण यानी डी एनिमिनेशन अर्थात अमीनो और कार्बोक्सिल गुटों में विखंडन होता है। फिर कार्बोक्सिल गुटों से एसिटिल सहएंजाइम ए के अणु बनते हैं। फिर इस सहएंजाइम के एसिटिल अंशों के बहुलकीकरण से वसीय अम्ल बनते हैं, जो ग्लिसरॉल से जुड़कर वसाएं बनाते हैं। ये वसाएं भी लाइपोप्रोटीन के जरिए वसा ऊतकों में पहुंचकर संचित हो जाती है यानी स्टोर हो जाती है। ओके, ये थे 7 पहलुओं के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में मिलेंगे एंजाइम्स के ही चैप्टर में। तब तक आप लोग फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, तैयारी जारी रखिए और यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल की और भी प्लेलिस्ट देखिए और अपने कैरियर में आगे बढ़ने में जारी रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।